हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में फ्रेंड्स ह्यूमन राइट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि ह्यूमन राइट एक्ट में 2019 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फ्रेंड्स, ये चेंजेस जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये है क्या, कहाँ किसी व्यक्ति की अगर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है तो कब वो शिकायत कर सकता है, आयोग का क्या काम है, कैसे शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा, कैसे कार्यवाही करता है आयोग। तो उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसकी डेट याद रखिएगा आप, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने जो मानवाधिकार हैं उनको सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मान्य किया था। ये दोनों डेट्स भी आपको याद रखनी है। मानवाधिकार होते क्या है फ्रेंड्स? जो मानव होने के नाते जन्म के साथ ही किसी व्यक्ति को उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो मिलते हैं वो मानवाधिकार होते हैं। मानवाधिकार क्या है फ्रेंड्स? सभी अधिकारों का एक ग्रुप है। चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी कहीं पर भी उसका जन्म हुआ हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, इन सब की परवाह किए बिना उसको दिए जाते हैं। मानवाधिकार हर जगह और हर समय लागू रहते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो भी ये अधिकार आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ये अधिकार कैसे हैं? ये अधिकार सार्वभौमिक है, इनकी वैल्यू यूनिवर्सल होती है। फ्रेंड्स, आदमी चाहे काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदी बोलने वाला हो या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, सभी व्यक्तियों को ये अधिकार समान रूप से प्राप्त होते हैं। कुछ मानवाधिकारों को मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ। जैसे जीवन जीने का अधिकार है, आज़ादी का हक है, सुरक्षा का हक है, साफ़ सुथरे माहौल में रहने का हक है, जैसे हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहाँ पर लोग रहते हैं तो उनको भी क्या है, साफ़ सुथरा माहौल रहने के लिए मिले, क्योंकि एक मानव होने के नाते वो उनका अधिकार है। हमें तथा हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की अच्छी सहूलियतें मिलें। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी क्या है, उनकी ड्यूटी है कि वो हमारी हेल्प करें। इस तरीके की अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम क्या कर सकते हैं? संबंधित आयोग में उसकी शिकायत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आयोग जो है वो 2 लेवल पर है, हमारे स्टेट लेवल पर भी हैं और सेंट्रल लेवल पर भी हैं। आयोग से आप क्या कर सकते हो? सीधे अर्जी देकर शिकायत कर सकते हो। इसमें वकील की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी लैंग्वेज में शिकायत कर सकते हैं। इवन फ़ोन पर ऑफिशियल जो नंबर होगा उस पर भी शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आयोग है वो क्या कर सकता है? वो 100 पेड़ना से भी संज्ञान ले सकता है। और फिर इस तरीके से अगर शिकायत कर दी है आपने और आयोग जांच में ये पाता है कि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है, तो वह उत्तरदायी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो वर्तमान में हमारे मानवाधिकार आयोग हैं, जो सेंट्रल वाला है, उसके अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू साहब हैं। तो उन्होंने इस आयोग को क्या संज्ञा दी है? उन्होंने जो NHRC, इसको शॉर्ट में NHRC बोला जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको दंतविहीन वाघ की संज्ञा दी है। मतलब इसके दांत तो हैं पर ये काट नहीं सकता है। क्योंकि इनका काम क्या है, ये क्या करेंगे? अगर किसी व्यक्ति ने या कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसने अगर ह्यूमन राइट्स है उनका अगर उल्लंघन किया है तो वो क्या करेंगे? वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित करने के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे, या फिर वो क्या कर सकते हैं, जो कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं जिन पर वर्तमान में लॉज भी बन चुके हैं। जैसे बाल विवाह अधिनियम है, सशस्त्र बल अधिनियम है, हमारा SC/ST एक्ट है, हमारा जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिन पर वर्तमान में लॉज भी बन चुके हैं। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब फंडामेंटल राइट्स है तो ह्यूमन राइट्स की क्या ज़रूरत? तो फंडामेंटल राइट जो हैं हमारे, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त हैं, है ना, जबकि जो ह्यूमन राइट्स होती हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो बहुत संकुचित गौण है और जो ह्यूमन राइट हैं वो बहुत व्यापक होते हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे भाग 3 में दिए गए हैं, जबकि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट में भी कवर होते हैं, हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल में भी कवर होते हैं, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें भी कवर होते हैं। तो ये कैसे हैं? जो ह्यूमन राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा व्यापक हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा क्या अमेंडमेंट इसमें हुआ है। सबसे पहली डेफिनेशन खंड B के बाद इसमें जोड़ी गई है BA, तो वो डेफिनेशन है मुख्य आयुक्त की। तो मुख्य आयुक्त की डेफिनेशन क्या है? दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम 2016 है उसकी जो सेक्शन 74 का क्लॉज 1 है उसमें विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। तो मुख्य आयुक्त कौन होगा? जो दिव्यांगजन अधिनियम है उसमें जो मुख्य आयुक्त होगा वो मुख्य आयुक्त यहाँ पर अभिप्रेत है। इस डेफिनेशन को इंसर्ट किया गया है। ये 2016 वाला जो दिव्यांगजनों का अधिनियम है इसमें क्या प्रोविज़न है कि जो 40%
से ज़्यादा विकलांग, जिनमें 40% से ज़्यादा विकलांगता है, उन लोगों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण देने का प्रावधान, दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में बताया गया है, उनके केसेस के निपटारे के बारे में, विशेष न्यायालयों के बारे में बताया गया, और भी बहुत सारे उसमें प्रोविज़न किए गए हैं। तो जो 74 सेक्शन है इसी दिव्यांगजन अधिनियम का, उसमें जो आयुक्त है उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसको अपॉइंट करने का उद्देश्य क्या है, तो जैसे जो भी दिव्यांगजन है उनकी जो भी शिकायतें हैं उनका तेज़ी से उनके ऊपर ध्यान देने के लिए। अगली डेफिनेशन छा खंड के बाद इसमें इंसर्ट की गई है। छा ए GA राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से 1993 की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है। तो ये नंबर सिर्फ आप सफिशिएंट है, देख लीजिएगा, लेकिन इसके साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338B इंसर्ट किया गया है, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के बारे में प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद अगली डेफिनेशन जो इंसर्ट की गई है खंड जा के बाद, जा का राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। ये राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो है फ्रेंड्स, ये 0 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को जो भी उनकी ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए, बाल मजदूरी की रोकने के लिए, इन सब कामों की निगरानी के लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इसका नंबर देख लीजिएगा, वही सफिशिएंट है। और ये तीनों डेफिनेशन से ये क्या की गई हैं, अंतर स्थापित इंसर्ट की गई हैं। इसके बाद अमेंडमेंट हुआ है हमारा सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या है हमारा, मानव अधिकार आयोग का गठन। इसी को हम फ्रेंड्स बोलते हैं NHRC। तो ये आप देख लीजिएगा, चैप्टर 2 में बताया गया है ये सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 में, तो इस सब सेक्शन 1 में तो कोई प्रोविजन इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं कि आयोग का गठन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार इसका गठन करेगा। अब इसका सबसेक्शन 2 है वो हम देखेंगे, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसमें पहला पॉइंट ए पॉइंट, आयोग निम्न से मिलकर बनेगा, एक अध्यक्ष होगा जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। तो अध्यक्ष कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है। ये पहले फ्रेंड्स नहीं था, इसको 2019 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद बी पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। सदस्य कौन होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक जो सदस्य होगा वो कौन होंगे, वो उच्चतम न्यायालय के जज हो या फिर जज रहे हो, मतलब एक्टिंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं। इसके बाद एक सदस्य कौन होंगे, जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हैं या फिर रहे हैं। एक सदस्य और कहाँ से आएंगे इसमें, हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं या रहे हैं, एक्टिंग हैं या फिर रिटायर्ड हैं। और अगला जो अमेंडमेंट हुआ है वो डी पॉइंट में हुआ है। पहले यहाँ पर 2 सदस्य थे, अब यहाँ पर 3 सदस्य हो गए। 3 सदस्य कहाँ से आएंगे, 3 सदस्य उस फील्ड से आएंगे जिस फील्ड में उन लोगों को मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव। और 3 सदस्यों में से कम एक महिला होगी। तो अध्यक्ष को मिलाकर टोटल कितने मेंबर हो गए, इसमें टोटल 6 सदस्य हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो इसका 3 का सबसेक्शन 3 है, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि जो तीनों डेफिनेशन जुड़ी हैं वो तीनों डेफिनेशंस को भी इसमें हमको देखकर चलना है, क्योंकि उसके जो आयोग के अध्यक्ष होंगे वो इसमें इंक्लूड हो गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। धारा 12 के खंड बी से लेकर यहाँ तक में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सबके जो आयोग होंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 2019 में ऐड हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग ये पहले का ही था, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ये भी 2019 में, और इसके बाद SC ST ये तो पुराना ही है, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी पुराना ही है। तो इन सब के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, वो आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। और साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त भी अध्यक्ष के आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। तो दिव्यांगजनों के लिए जो मुख्य आयुक्त होगा वो अध्यक्ष नहीं है, दिव्यांगजनों के लिए जो आयुक्त होगा वो क्या समझा जाएगा, आयोग का सदस्य समझा जाएगा। मतलब जो इन पदों पर हैं वो क्या होंगे, ये एक तरीके से पदेन सदस्य हो जाएंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। टोटल 7 है ये। इसके बाद इसमें अगला 4th है पॉइंट, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, एक महासचिव होगा, आयोग का एक महासचिव होगा, ये प्रतिस्थापित है, ये भी जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। तो जो महासचिव होगा वो CEO होगा, और वो किसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा, तो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा। और वो कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। पर कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग वो नहीं करेगा, तो न्यायिक कृत्य वो नहीं करेगा, और 40B में जो विनियम बनाने की शक्ति है उसका प्रयोग वो नहीं करेगा।
फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो पोर्शन हमारा बचा है उसको मैं अगले पार्ट में कवर करूँगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।